हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बचे हुए टॉपिक्स जितने भी हैं तुम्हारे यूनिट वन में वो सारे कवर कर देंगे। ठीक है, अब तक हमने सारी चीज़ें कर ली है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारे जो टॉपिक्स कर लिए हैं। सो नाउ आज हम करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, कंडीशनल थ्योरम। ये जितनी भी चीज़ें हैं यूनिट वन के बचे हुए टॉपिक्स हैं, ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, लीनियर अलजेब्रा का मतलब क्या है। देखो, अलजेब्रा तो तुम्हें पता होगा ना क्या होता है। लीनियर अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, जो भी सबसे पहले तो लीनियर अलजेब्रा में जो भी हमें डेटा दिया होता है, हम उसको मैट्रिसेस के फॉर्म में कर लेते हैं एंड उसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। लीनियर अलजेब्रा का मेन काम होता है, जो भी हमें डेटा दिया हुआ है ना, उसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करें। ठीक है, एंड उसको एनालाइज करें, लार्ज स्केल डेटा को एनालाइज करें। स्टैटिस्टिक्स में काम ही ये है कि लार्ज स्केल डेटा को एनालाइज करना, मैनेज करना एंड बाकी सारे उस पर मॉड्यूल्स लगा देने। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी हम लीनियर अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं, हम डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे एक डेटा है उसको लीनियर अलजेब्रा में करना है, तो सबसे पहले जो भी डेटा होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करना सीखूंगी एज अ वेक्टर फॉर्म या फिर मैट्रिसेस फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखते हैं कि जो भी हम डेटा हमें दिया होता है उसको हम लीनियर अलजेब्रा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर डेटा की। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मानो मुझे दिया है कि सबसे पहले मानो मुझे यहाँ पर दो रीजन्स गिवन है, रीजन वन एंड रीजन टू। ठीक है, तो रीजन वन में मुझे दे दिया है कि रीजन वन में जो चिल्ड्रंस हैं वो 100,000 है और एडल्ट 200,000 है और सीनियर्स 500,000 है। ये डेटा मुझे गिवन है। ठीक है, तीन रीजन, फर्स्ट रीजन का और सेकंड रीजन में मुझे अलग डेटा गिवन है। और ये जो डेटा है हमें बेसिकली बताना है कि पॉपुलेशन में कितना चेंज आएगा जब पॉपुलेशन ईयर वन से ईयर टू में जाएगी। तो सो यहाँ पर मानो ये डेटा मुझे ईयर वन का दिया कि ईयर वन में जो रीजन वन है वहां पर इतने लोग थे एंड ईयर वन में जो रीजन टू है वहां पर कुछ लोग होंगे। तो जब यही डेटा, सेम डेटा को अगर हम ईयर टू के लिए एनालाइज करें तो ईयर टू के रीजन वन में कितना चेंज आएगा एंड रीजन टू में कितना चेंज आएगा। तो ये कुछ ऐसा हमें बोला गया है। ठीक है, सो सबसे पहले इसको देखो, ईयर वन के रीजन वन के लिए हमने निकाल दिया। अब हमारा काम क्या होता है, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स कैसे बनेगी, यहाँ पर तुम्हें पॉपुलेशन वेक्टर बनाना है। कितने साल के लिए, पॉपुलेशन वन, क्योंकि रीजन वन के लिए है और फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, ईयर वन का है। अब सबसे पहले जो भी तुम्हें डेटा दिया था तुम उसको ऐसे लिख लोगे। क्या था, चिल्ड्रन 100,000 थे तो चिल्ड्रन को यहाँ पर 100,000 लिख लो। ऐसे ही एडल्ट 200 थे तो 200 लिख लोगे, 200,000 लिख लोगे। एंड सेम विथ योर सीनियर्स, तो सीनियर्स 50 थे तो 50,000 लिख लोगे। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक वेक्टर या फिर मैट्रिसेस बना दी। यहाँ पर देखो, अगर मैं रीजन वन के मैट्रिसेस बनाऊं तो मुझे कुछ इस तरीके से डेटा से इस तरीके से मैंने पॉपुलेशन वेक्टर बना दिया रीजन वन के लिए। अगर मैं बात करूँ रीजन टू टू की, फर्स्ट ईयर में ही, तो रीजन टू के लिए भी हमें कुछ डेटा दिया हुआ था, मैंने रीजन टू के लिए भी सेम चीज बना ली। अब मानो मुझे यहाँ पर एनालाइज करना है कि ईयर टू में जब ये लोग जाएंगे, डेटा जाएगा तो कितना चेंज होगा। सो इसके लिए मुझे ट्रांजिशंस देखने पड़ेंगे। यहाँ पर सपोज मुझे इन्होंने कुछ रेट दिया होगा तभी मुझे पता चलेगा। मनो ने मुझे कुछ रेट दिया कि ईयर वन के बाद ये ना, लाइक चिल्ड्रन 5% ग्रो हुए, एडल्ट 10% ग्रो हुए, तो इस तरीके से मुझे एक रेट दिया जाता है। ठीक है, अब उस रेट को मैं एनालाइज करके एक मैट्रिक्स बनाती हूँ और फिर मैं अपने ईयर टू में कितने बच्चे होंगे वो सारी चीजें निकालूंगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरे को ये चीज दी एंड नाउ यहाँ पर मैं एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाऊंगी। ट्रांजिशन मैट्रिक्स की ईयर वन था, ईयर वन से जैसे 10% चेंज हुआ या जो भी चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग मेरी एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनती है लीनियर अलजेब्रा के टाइम पे। ठीक है, सो सबसे पहले मुझे क्या दिया कि यहाँ पर रेट्स दे दिए। सपोज मुझे बोला कि ईयर वन में हमने रीजन देख लिए थे दोनों। अब मुझे बोला कि ईयर वन में जो चिल्ड्रन है ना वो 10% पर ईयर से के रेट से ग्रो हो रहे हैं। तो यानी कि जितने भी चिल्ड्रन होंगे उसमें से 10% जो चिल्ड्रन होंगे वो एडल्ट्स में ट्रांसफर हो गए होंगे, ऐसा कुछ हो रहा होगा। एंड एडल्ट्स जो है वो सीनियर्स में चेंज हो रहे हैं 5% पर ईयर के अकॉर्डिंग। और सीनियर्स जो है उनका सर्वाइवल रेट 90% है एंड 10% उसमें
मर गया है। तो यहाँ पर अब हमारा किसी भी यहाँ पर हमने क्या बनाया, देखो सबसे पहले हमने P1 बनाया था। P1 मतलब हमने वेक्टर बनाया है रीजन 1 के लिए फर्स्ट ईयर में, एंड देन हमने वेक्टर बनाया रीजन 2 के लिए, सॉरी रीजन 2 के लिए उसके फर्स्ट ईयर में। ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम P1 2 यानी रीजन 1 का सेकेंड ईयर में क्या चेंजेस होंगे, कितने बच्चे बचेंगे या जो भी है, कितने लोग ग्रो करेंगे, ये सारा डेटा देखेंगे, एंड रीजन 1 का ये डेटा देखेंगे। इतना समझ आया। रीजन 1 का 2 साल बाद का डेटा देखेंगे। अब हमें क्या बनाना था, इतना हमने कर लिया, P1 1 बना दिया, P2 1 बना दिया। अब हम एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाएंगे। ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले मुझे रेट पता होना चाहिए। अब मानो मैं यहाँ पर मानती हूँ ये मेरे चिल्ड्रन हैं, ये मेरे एडल्ट्स हैं और ये मेरे ओल्ड लोग हैं। ठीक है। यहाँ अगर मेरे को एक ट्रांजिशन टेबल बनाना है रेट रेट के अकॉर्डिंग, मेरे को क्या बोला, चिल्ड्रन जो है वो एडल्ट्स में चेंज हो रहा है 10% पर ईयर। तो अगर स्टार्टिंग में चिल्ड्रन इतने थे तो वो एडल्ट्स में चेंज होगा 10% के अकॉर्डिंग। 10% को मैं नंबर्स में कर देती हूँ तो 0.10 हो जाएगा। तो चिल्ड्रन जो थे वो एडल्ट्स में चेंज हो गए और ओल्ड वाले अभी नहीं हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो एडल्ट्स हैं, जो एडल्ट्स होंगे हमारे, वो सीनियर्स में चेंज हो गए 5% के रेट के अकॉर्डिंग। तो एडल्ट सीनियर में चेंज होगा 0.05, मतलब एडल्ट जो थे वो ओल्ड में चेंज हो गए 0.05% के रेट के अकॉर्डिंग। और अगर मानो टोटल 100% थे और 0.05% चेंज हो गए तो बचे कितने, 0.95 बचे। ये समझ आया। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ सीनियर्स का सर्वाइवल रेट 90% है, यानी कि अगर मैं ओल्ड लोग बोलूँ तो 0.90% जो लोग हैं वो जिंदा बच गए हैं, एंड बाकी की डेथ हो गई है। और डेथ वाली चीजें हम नहीं मान रहे, तो जो भी डेटा हमने लिखा वो एज इट इज लिख दो और बाकी को 0 0 कर दो। ये मैंने क्या बनाई, रेट के अकॉर्डिंग एक ट्रांजिशन टेबल बना ली। देखो यहाँ पर रेट के अकॉर्डिंग एक ट्रांजिशन टेबल बन गई। यहाँ पर 0 0.10 डाला, 0 0.95 0.05 डाला, एंड 0 0.90, ये सारी चीजें हमने डाल दी एंड एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमने बना दी। तो अभी हमारे पास डेटा आ गया ईयर 1 का रीजन 1 रीजन 2 के लिए, एंड देन एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गई। अब हमें करना क्या, देखो अब हमें हर रीजन के लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने P1 1 निकाली थी ऐसे। तो इसमें हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि कितने पॉपुलेशन है ईयर 1 के रीजन 1 में। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे को निकालना है कितनी पॉपुलेशन है ये रीजन 1 के ईयर 2 में। मतलब जो मैंने पॉपुलेशन पहले हमें ईयर 1 दे रखा था, रेट दे रखा था, ईयर 2 का डेटा निकालना है। तो ईयर 2 का डेटा निकालने के लिए मेरे पास ट्रांजिशन टेबल है और मैंने P1 1 बनाया था। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। इतने समझ आ गया। सो यहाँ पर क्या हुआ कि नाउ वी विल अप्लाई द ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन 1 एट ईयर 2। तो हम हमें हमने ट्रांजिशन टेबल निकाल लिया था, मैंने सिखा दिया था, और P1 1 मैट्रिक्स हम पर थी। अब मल्टीप्लाई करेंगे, आई होप तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा। 0 को पहले 100 से करना है, फिर 0.10 को 200,000 से करना है, फिर इस 0 को इससे करना है। तो ऐसा करा, 0 × 100,000 प्लस 0.10 को इससे करा, एंड देन ऐसे करके हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करा और मुझे यहाँ पर मेरे रीजन 1 के लिए मिल गई ईयर 2 के अंदर। ठीक है। इतने समझ आ गया। तो अगर मैं बात करूँ कि ईयर 1 में अगर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ईयर 1 में कितना था, ईयर 1 में रीजन 1, ईयर 1 में रीजन 1 में कितने लोग थे, पॉपुलेशन कितनी थी, ये थी। एंड ईयर 2 में क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाला। ठीक है। ये होता है लीनियर अलजेब्रा। अब अगर मैं सेम चीज से ये निकालूं कि रीजन 2 में ईयर 2 के अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है, तो सेम चीज कर देनी है। रीजन 2 के लिए मैं क्या करूंगी, अपने ट्रांजिशन टेबल को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ये P ऑफ 1 एट इट्स सेकेंड, P ऑफ 2 एट इट्स फर्स्ट ईयर। रीजन 2 के लिए
रीजन 2 के लिए ईयर 1 में कितनी पॉपुलेशन थी उससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखो सेम चीज करूंगी। सो ट्रांजिशन टेबल पता था, PT21 भी मैंने निकाला था कि कैसे निकालते हैं, डेटा हमें दिया होता है, सेम चीज से मल्टीप्लाई करा एंड यहाँ पर ये रेट भी आ गया। तो यहाँ से हमने दोनों को, जो भी हमें डेटा दिया था, ट्रांजिशन टेबल दी थी, तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में एनालाइज करा एंड देन वी फाइंड आउट कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन, नॉट परसेंट, कितने पॉपुलेशन चेंजेस आए थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमने डेटा यहाँ का भी लिख लिया। तो इसी चीज को हम लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं, लीनियर अलजेब्रा पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, ये वाली चीज बोलते हैं, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के हेल्प से पॉपुलेशंस को देखते हैं और एनालाइज करते हैं। देखो ये जो काम तुमने इससे करा था अभी लीनियर अलजेब्रा से, यहाँ पर तुम लीनियर इक्वेशंस भी बनाकर कर सकते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर लीनियर इक्वेशन बनाकर करें विदाउट यूजिंग अ मैट्रिक्स, जिसमें मैट्रिक्स यूज हो गई वो अलजेब्रा, और यहाँ पर जहाँ इक्वेशंस बन गई वो लीनियर इक्वेशंस, इसको अगर लीनियर इक्वेशंस बना के सॉल्व करते तो सबसे पहले वेरिएबल्स बना लेते कि रीजन ए ईयर 1 में PA1 बना दिया, PB1 के किसके लिए हो गया, रीजन बी के ईयर 1 के लिए, सेम विद रीजन ए एट ईयर 2 एंड ये इतना। अब तुम्हें जो भी ट्रांजिशंस रेट दिए हैं तुम्हें उसकी मदद से एक इक्वेशन बनानी है। तुम्हें सपोज बर्थ रेट दे दिया, यहाँ पर सपोज तुम्हें ऐसे दे दिया कि 2% पर ईयर इंक्रीज हो रहा है, रीजन बी में 1.5% पर ईयर इंक्रीज हो रहा है बर्थ रेट। माइग्रेशन दे दिए कि 10,000 पीपल रीजन बी से यहाँ जा रहे हैं, 10,000 यहाँ जा रहा है, ऐसे करके तुम्हें कुछ डेटा दे दिया होगा, या फिर तुम उसके रिलेशनशिप्स को खुद से डिफाइन करोगे अगर नहीं दिया होगा, जिसकी हेल्प से तुम एक इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, इक्वेशन के लिए तुम्हें वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर तुम बर्थ रेट मानो तुम्हें दे दिया कि रीजन ए में 2% पर ईयर बर्थ रेट है, इस अकॉर्डिंग रीजन बी में 1.5% पर ईयर बर्थ रेट होता है, माइग्रेशन दे दी, ये सारी चीजें दे दी। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो भी चीजें दी तुम्हें उनके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनानी है। अगर मैं बर्थ रेट की बात करूँ तो रीजन ए में जो है बर्थ रेट 2% पर ईयर बढ़ता है। ठीक है, तो अगर मैं एक कि इक्वेशन बनाऊं कि, तो मैं ऐसे बना सकती हूँ कि अगर मैं रीजन ए के ईयर 2 की वो देखूं कि अगर रीजन ए में पॉपुलेशन कितनी होगी ईयर 2 में, ये किस पर डिपेंड करेगा, रीजन ए में फर्स्ट ईयर में जितनी भी थी कितनी इंक्रीज हुई उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि ईयर 2 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी वो फर्स्ट ईयर में जितनी हुई होगी उतनी तो समझ आएगी ना। मतलब फर्स्ट ईयर में जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें कितना इंक्रीज आया, किस रेट से इंक्रीज आ रहा है, वही तो बाद में ईयर 2 की पॉपुलेशन बन जाएगी ना। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशंस बनाऊं रीजन ए के लिए तो मैं बनाती हूँ कि रीजन ए में सेकेंड ईयर में कितनी पॉपुलेशन है, तो जितनी फर्स्ट ईयर में थी प्लस जिस रेट से फर्स्ट ईयर में ग्रो कर रही है, एंड कुछ लोग यहाँ पर माइग्रेट करके भी आए होंगे तो वो भी तो पॉपुलेशन में, उस जगह की पॉपुलेशन में काउंट होंगे, राइट। तो यहाँ पर सपोज मेरे को दे दिया कि 10,000 पीपल माइग्रेशन से आए हैं, तो इस तरीके से मैं अपनी एक इक्वेशन बनाऊंगी। ठीक है, रीजन बी के लिए अगर बात करूं तो रीजन बी में सपोज मुझे क्या दिया कि रीजन बी इस एक पर्टिकुलर चीज से अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी लोग जो है वो माइग्रेट करके आ रहे हैं या माइग्रेट करके गए हैं, तो इसकी इक्वेशन भी बना लूंगी। जो भी डेटा मेरे को दिया होगा उसको आपस में रिलेट करके सिंपली मुझे एक इक्वेशन बनानी होती है। अब मानो मुझे दिया था कि जो रीजन बी है उसकी पॉपुलेशन में सबसे पहले तो 1.5% का इंक्रीज हो रहा है बर्थ की वजह से, तो 1.5% का इंक्रीज था, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। एंड साथ में माइग्रेशन हो गया था बी से, रीजन बी से लोग रीजन ए में चले गए थे 10,000 लोग, तो ए में तो ज्यादा हो गए थे तो प्लस 10,000 कर दिया था, अब बी में कम हो गए तो माइनस 10,000 कर दिया। ठीक है, इमिग्रेशन की वजह से। तो यहाँ पर मैंने निकाल दी पॉपुलेशन ऑफ बी ऑल्सो। सो इस तरीके से हम इक्वेशंस बना के इनको सॉल्व करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना लीनियर एक्सप्रेशंस, जहाँ पर हम इक्वेशंस बना रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। ओके, अब सिंपल सा स्टेप है, इनको वो करना है, तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके बैलेंस करना है, एंड देन जब तुम इनको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर रिजल्ट, यू विल गेट योर वैल्यूज। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर हम इक्वेशंस बना के भी इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा कुछ आया या फिर तुम लीनियर अलजेब्रा बोलो तो मैट्रिसेस, वेक्टर फॉर्म्स, ये सारी चीजें बनाकर सॉल्व करते हो। ठीक है, उसके बाद दो तीन कॉन्सेप्ट्स और होते हैं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स।
देखो तो ये जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स है ना, ये सारी चीजें तो बहुत आती है जब हम कुछ इन्हीं तरीके की पॉपुलेशंस के बारे में स्टडीज कर रहे होते हैं। इन सारी चीजों में बहुत आता है। और जहाँ पर पॉपुलेशन वगैरह आ रहा होता है, उनका एक स्टडी करना होता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल आता है जिसका नाम होता है लेस्ले मैट्रिक्स मॉडल। यहाँ पर जब भी हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट मॉडल आता है वो होता है लेस्ले मैट्रिक्स मॉडल। तो मैट्रिक्स के सही यही समझ आ रहा है कि एक तरीके की मैट्रिक्स बनाएंगे इसमें चीजों को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, अगर मेरे को क्वेश्चन में एज दे रखी है और पॉपुलेशन दे रखी है, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लेस्ले मैट्रिक्स मॉडल का यूज करते हैं कि अगर एज क्लासेस दे दी और मुझे बोल दिया कि इतनी पॉपुलेशन इतने टाइम में चेंज हो रही है बर्थ्स और डेथ्स की वजह से, ठीक है। तो भी आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू क्या होता है, वो मैं बताऊंगी। लेस्ले मैट्रिक्स मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लेस्ले में तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना मेन चीज होती है कि जैसे मुझे बोला जाए, अगर क्वेश्चन में कभी बोला गया है कि इतनी डेथ्स हो रही है या फिर इतनी बर्थ्स हो रही है, इस वजह से पॉपुलेशन में इतना चेंज आ रहा है, तो इन सारी चीजों को हम लेस्ले मैट्रिक्स मॉडल से ही सॉल्व करते हैं। जहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैट्रिक्स बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर F1 F2 लिखूंगी। F1 F2 क्या होता है, जैसे ये फर्टिलिटी रेट्स होते हैं, ठीक है, कितने लोग बच्चे ऑफस्प्रिंग्स हुए, कितने एडल्ट्स बन गए, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर S1 and S2 होता है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हुए उनका सर्वाइवल रेट क्या है ना, एडल्ट क्लासेस कितनी है उनमें से, ये सारी चीजें, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से पॉपुलेशन इफेक्ट कर रही है। एज और कितना सर्वाइवल रेट है, कितना जिए बच्चे, इन्हीं सब चीजों से पॉपुलेशन इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक ये मॉडल अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, एल से इसको डिनोट करते हैं, और यहाँ पर F1 F2 S1 S2 बना देंगे। अब F1 F2 क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्टिलिटी रेट्स को ऑफ द जुवेलिन एंड एडल्ट क्लासेस, ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो, ये रिप्रेजेंट करता है। S1 and S2 उनका सर्वाइवल रेट को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में मेरे को बोल दिया कि एक पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन बताओ कितनी है, अगर ऐसा सर्वाइवल रेट बच्चे का इतना है, ऑफस्प्रिंग्स इतने पैदा हुए, ये सारी चीजें, अगर ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो तुम्हें किससे सॉल्व करना है, ये लेस्ले मैट्रिक्स मॉडल से। तुम क्या करोगे, अगर क्वेश्चन में तुम्हें सपोज सिंपली F1 गिवन है, F2 गिवन है, S1 गिवन है एंड S2 गिवन है, ठीक है, तो इसका अगर लेस्ले मैट्रिक्स मॉडल बनाना है तो कैसे बनेगा, L F1 की वैल्यू होती है 1.2, F2 की वैल्यू कितनी होगी 0.8, S1 की वैल्यू दी है 0.9 एंड S2 की वैल्यू दी है 0.7, ठीक है, इस तरीके से। अब जब भी हमें क्वेश्चन दिया होता है और लेस्ले मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले देखो, हमने एल निकाल लिया, अपना लेस्ले मैट्रिक्स मॉडल का एल निकाल लिया। उसके बाद जो भी एल है हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एल माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ इसको हम इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये स्टेप होता है। देखो, एल तो हमने निकाल लिया, माइनस लैम्डा, लैम्डा कुछ भी नहीं है, अभी लैम्डा की वैल्यू को हम निकालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन लैम्डा हमारे आइगन वैल्यूज है जो हमें निकालना है। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ये तुम्हें वन ये दिया है 1.2 0.9, तो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 1 0 0 1, इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो सपोज तुमने एल निकाल लिया, तुमने आई निकाल लिया, अब तुम्हें अगर आइगन वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, लेस्ले मैट्रिक्स में तुम आइगन वैल्यूज निकालते हो, कैसे निकलेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ एल माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट निकाल लिया था, अभी डिटर्मिनेंट नहीं, सॉरी, एल की वैल्यू निकाल ली, माइनस लैम्डा निकाल लिया, आई मैंने तुम्हें बता दिया 1 0 0 बनाएगा, इस पूरे को 0 के बराबर रखना है अगर क्वेश्चन में तुम्हें आइगन वैल्यू निकालनी है तो। अब क्या करोगे, इसको तो सॉल्व करना आता है, यहाँ से 1.2 लो, माइनस लैम्डा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लैम्डा ही बन जाएगा। तो यहाँ पर जब तुम्हारी वैल्यूज निकलेंगे वो कुछ ऐसे निकलेंगे, 1.2 माइनस लैम्डा, फिर यहाँ पर 0.2, और लैम्डा जब इससे जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, सो 0.2। तो इस तरीके से तुम्हें डिटर्मिनेंट नहीं, माइनस लैम्डा आई की वैल्यू मिल जाएगी, जिसका हमें बाद में डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो वैल्यू ये आ गई, 1.2 माइनस लैम्डा 0.8 0.9,
0.7 माइनस लैम्डा। अब इसका तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना? देखो, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, एंड माइनस का साइन लगाओ, एंड फिर इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1.2 माइनस लैम्डा को 0.7 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करा, माइनस 0.8 को 0.9 से करा। उसके बाद हमें एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। जो लैम्डा होता है ये हमें आइगन वैल्यूज देता है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, लेसले मैट्रिक्स मॉडल। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिलती है, जहां से यहाँ हमें लैम्डा की इक्वेशन मिलेगी। अब इसको हमने मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करके लैम्डा की हम अलग अलग वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकली, ये हमें अलग अलग आइगन वैल्यूज मिली, ठीक है, अलग अलग आइगन वैल्यूज मिली। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होता है, इस तरीके से हम आइगन वैल्यूज को निकालते हैं। जो लैम्डा होता है वो आइगन वैल्यू ही होती है। अगर कभी क्वेश्चन बोला बोला क्वेश्चन में बोला कि लेसले मैट्रिक्स मॉडल से आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो आइगन वैल्यूज मतलब तुम्हें लैम्डा की ही वैल्यूज निकालनी है। तो जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा उसको पहले इस तरीके से कन्वर्ट करना है, माइनस करना है, एंड देन तुम्हें लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी तुम्हें डोमिनेटिंग वैल्यू लग रही है, ज्यादा वैल्यू लग रही है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर द डोमिनेंट आइगन वैल्यू इज लैम्डा 1, विच इज अप्रोक्सीमेट्स टू 1.854, जिसका मतलब है कि पॉपुलेशन इतने रेट से बढ़ रही है। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं, एंड लीनियर अलजेब्रा एंड लीनियर एक्सप्रेशन भी समझ आ गया होगा। ये सारी चीजें पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए होती है, और इसके बाद यहीं पर लेसले मैट्रिक्स मॉडल आता है। ओके। ओके, तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो देखो, सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड्स का मतलब क्या है। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके हेल्प से हम मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस, या अगर मैं बात करूँ लीनियर अलजेब्रा। ये सारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके हेल्प से हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर कौन-कौन से तरीके आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, यहाँ पर मैट्रिक्स थ्योरी होती है, वेक्टर स्पेस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, मैंने अभी भी करवाया था, आइगन वैल्यू। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम वेरिएबल्स को देखते हैं, रेसिड्यूज को देखते हैं, और ये रेसिड्यूज वगैरह जो है ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर में, सेकंड यूनिट में अच्छे से आएगा। साथ में रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह वो सारा सेकंड यूनिट में अच्छे से आएगा। सो आई विल कवर दैट इन व्हेन आई विल टीच यू यूनिट 2। ठीक है, उसके बाद फोरियर एनालिसिस तुमने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा था। सो ये सारी चीजें ही हमारी मैथमेटिकल मेथड्स होती है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी थ्योरी की, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी थ्योरी थ्योरी है क्या। यहाँ पर हम रैंडम इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, रैंडम इवेंट्स को एनालाइज करते हैं, इसी को हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी बोलते हैं। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पर जो भी इवेंट्स अगर हो रहे हैं हम उनको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम उनकी रैंडमनेस या फिर अनसर्टेनिटी के बारे में समझ रहे हैं। अब देखो, जब भी आप प्रोबेबिलिटीज को पढ़ते हैं हमें क्या क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होता है। प्रोबेबिलिटी स्पेस मतलब सैंपल स्पेस, कोई इवेंट हो रहा है, उसके होने का मतलब क्या क्या इवेंट्स वगैरह है, उन सबको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। रैंडम वेरिएबल, फिर इसके अंदर अंदर टर्म्स आते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट क्या होता था, कंटिन्यूअस क्या होता था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ा दी है, राइट। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर क्वेश्चन में आता है, द एक्सपेक्टेड वैल्यूज मैंने तुम्हें बोला था, वहां पर मीन एंड वेरियंस यूज करना होता है। ये सारी चीजें, वेरियंस थ्योरी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब मैंने पढ़ाया है। मार्कोव चेन रूल मैं तुम्हारा इस वीडियो में कवर करवा दूंगी। एक तुम्हारा मार्कोव थ्योरम होता है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट जो तुम्हारी यूनिट होगी उसमें पढ़ाऊंगी। ओके। अब देखो, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरम है ये तुम्हें पता है क्या होता है। प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है क्या होता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो भी चीज है, ये सारी हमारी प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है कि किसी चीज के अकरेंस का होना, ये सब निकालना है। उसके बाद हमारे पास आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थ्योरम। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब तुम्हें कुछ कंडीशन दी गई है, तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है जब तुम्हें एक कंडीशन दे रखी है। ठीक है, सो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम्हें दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी यहाँ पे तुम क्या करते हो, तुम निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के होने की, अगर तुम्हें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दिया कि बी ऑलरेडी हो चुका है। इस तरीके की प्रोबेबिलिटीज को हम कंडीशन प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं, कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर बी ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये कंडीशन दे दे कि बी ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको तुम लिखते कैसे हो और फॉर्मूला क्या होता है। देखो, सपोज तुम्हें निकालनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि कोई इवेंट ए होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है अगर
बी ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर बी ऑलरेडी हो चुका है तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो पता ही होगी क्योंकि वो हो चुका है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ए और बी के साथ में होने की, कि ए और बी साथ में होगा इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है। और क्योंकि बी दिया हुआ है तो हमें और ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता होती है। इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। सपोज मेरे पास एक डेक है ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, और मैंने एक कार्ड निकाला। अब मुझे इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कार्ड किंग है, लेकिन मुझे गिवन क्या है कि कार्ड एक फेस कार्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज किंग। तो प्रोबेबिलिटी निकाले कि कार्ड किंग है, लेकिन मुझे दिया क्या हुआ है? मुझे दिया हुआ है कि जो कार्ड है वो ऑलरेडी एक फेस कार्ड है। एंड गिवन क्या है कि हमें हमें ये पता है कि दूसरा कार्ड हमारा फेस कार्ड है। तो इतना समझ आ गया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हमारे जितने भी कार्ड्स हमने निकाले वो फेस कार्ड्स हैं और निकालना किंग है। ये समझ आया? तो इस तरीके के क्वेश्चंस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है जहां पर एक कंडीशन दी होती है। कंडीशन क्या हुई कि जो हमने कार्ड निकाला था चारों कार्ड्स वो फेस कार्ड्स थे, ये हमारी कंडीशन थी। और गिवन हमें है कि फेस कार्ड्स है और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने की, कार्ड किंग है। सिंपल। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो कार्ड हमने निकाला वो किंग भी होगा और फेस कार्ड भी होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये निकालना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब क्या हुआ, जितने भी फेस कार्ड्स हैं उनके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ देखो। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड किंग भी है और फेस कार्ड भी है। तो टोटल, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, फेस कार्ड्स भी होंगे और किंग भी होगा। तो जितने भी फेस कार्ड्स होते हैं उसमें किंग तो होता ही है, यानी कि जितने भी किंग्स है वो होगा। किंग्स कितने होते हैं, 4, टोटल कार्ड्स है 52। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13। उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, क्योंकि उसके ऑलरेडी गिवन है। फेस कार्ड्स 12 होते हैं, है ना। सो 12/52 करा, 3/13 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग व्हेन वी ऑलरेडी नो कि फेस कार्ड आ चुका है, ठीक है। क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमने इंटरसेक्शन भी ऑलरेडी निकाल लिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमने निकाल लिया है। अब दोनों को डिवाइड करके तो वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके के फॉर्मूलाज को ये निकालते हैं हम कंडीशनल थ्योरम से ही, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। अब इसके बाद आता है बेस थ्योरम। सो बेस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पर पहले रीड करो थ्योरम, क्योंकि ये ना एक्चुअली पेपर में तुम्हें लिखने को आता है कि डिफाइन करो बेस थ्योरम या व्हाट इज बेस थ्योरम। सो उसके लिए इट इज बेसिक कि तुम्हें ये आना चाहिए। तो देखो, बेस थ्योरम इज अ वे टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस। न्यू एविडेंस के हेल्प से हम प्रोबेबिलिटीज को अपडेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि अगर हमारे पास प्रायर नॉलेज है किसी इवेंट की, उसके हेल्प से हम न्यू इन्फॉर्मेशन का पता लगाते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। यानी कि अगर तुम्हें किसी चीज की प्रायर नॉलेज है एंड तुम्हें और उससे रिलेटेड कुछ और एडवाइस चाहिए तो बेस थ्योरम आता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो जब बी की नॉलेज है, जिसके लिए तुम्हारे पास तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालनी होती है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल है, देखो तुम्हें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए, जब तुम्हारे पास बी की नॉलेज है। किसकी नॉलेज है, बी की। तो जिसकी नॉलेज है उसकी तो तुम आपस में खुद ही अकेले की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। तो बेस थ्योरम में नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालनी है ना। और तुम्हें नॉलेज बी की है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए भी तुम निकाल सकते हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाल ही सकते हो। सो इस तरीके से ये मेरे बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, यू शुड लर्न दैट, ओके। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या होगा कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की जब बी गिवन है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है जब ए गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इनिशियल प्रोबेबिलिटी जो दी थी, और बी मतलब
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये समझ आया? अभी बेस थ्योरम किन क्वेश्चंस में लगता है ये देखते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो क्या बोला, इमेजिन अ मेडिकल टेस्ट फॉर अ रेयर डिसीज, कि कोई मेडिकल टेस्ट हो रहा है बहुत रेयर सी किसी डिसीज के लिए। द टेस्ट इज नॉट परफेक्ट, टेस्ट जो है वो परफेक्ट नहीं हुआ। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट यू एक्चुअली हैव द डिजीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब टेस्ट ना अच्छे से नहीं हुआ है, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर मेरा डिजीज बता रहा है, ठीक है, मतलब अगर मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो कितने चांसेस हैं कि मुझे डिजीज एक्चुअल में होगी। लेकिन मुझे दिया क्या है कि जो डेटा है, जो टेस्ट है वो परफेक्ट नहीं है, तो अगर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो ये चांस भी हो सकता है कि मुझे डिजीज ही ना हो। ठीक है, सो इस तरह के चीजों में हम किसका यूज करते हैं, बेस थ्योरम का। जब हमें कुछ चीजें पता होती है हमें उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। अब देखो यहाँ पर मेरा इवेंट एक्चुअली में हुआ क्या है, मुझे ये बता दिया है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। तो मेरा जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालती हूँ जब बी ऑलरेडी गिवन होता है, इस तरीके से होता है ना, तभी बेस थ्योरम लगता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, ये निकालना है। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, हमें क्या दिया है, एक्चुअली हैव द डिसीज, तो द पर्सन हैव द डिसीज, इसको मैं इवेंट ए ले लेती हूँ, और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, इसको मैं इवेंट बी ले लेती हूँ। तो मेरे को निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि पर्सन के पास एक्चुअल में डिजीज हो रही है, और हमें प्रोबेबिलिटी की और हमें क्या दे रखा है कि रिजल्ट पॉजिटिव है। अब इसका फॉर्मूला हमें पता चल गया। सबसे पहले इसके फॉर्मूले के हम क्या निकालेंगे, पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंडिविजुअली निकालती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जैसे 1000 लोगों का टेस्ट हुआ है और उनमें से एक इंसान को डिजीज है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम दे देंगे 0.001। उसके बाद हमें दे दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट गिवन द डिजीज, तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी बी बाई ए की निकाली 0.99। ये ज्यादातर क्वेश्चंस में गिवन होता है, वरना तुम्हें कुछ स्टेटमेंट दी होती है जिसके थ्रू थ्रू तुम निकाल सकते हो। एंड देन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव होगा, इसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने का तरीका क्या होगा कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, इसका तरीका क्या होगा कि पहला चांस हो सकता है कि रिजल्ट पॉजिटिव तब आ रहा है जब डिजीज है ही नहीं, तो उसके 5% पीपल विदाउट द डिसीज टेस्ट पॉजिटिव ड्यू टू फॉल्स पॉजिटिव। ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, कि 5% लोग ऐसे हैं जिनका डिजीज का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो 5% मतलब प्रोबेबिलिटी 0.05 हो गई। ये तुम्हें ऐसे 0.999 ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले जब हम बेस थ्योरम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालने की पर्सन को डिजीज है और गिवन क्या है, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। सबसे पहले इसके लिए हमने क्या देखा था, हमें अलग अलग तरीके से चीजें निकालनी थी। जैसे सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब टेस्ट के पॉजिटिव होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो टेस्ट के पॉजिटिव होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी है निकालेंगे। अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पर्सन को एक्चुअल में डिजीज है और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, और पर्सन को डिजीज नहीं है स्टिल रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा। सॉरी, हाँ, पर्सन को डिजीज है और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, एंड पर्सन को डिजीज नहीं है स्टिल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर 0.5094 निकाली इंडिविजुअली देख देख के। अब जब बेस थ्योरम लगता है, तो बेस थ्योरम वगैरह तुमने पहले पढ़ा होगा, तो बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला होता है। सिंपली तुम हर चीज को कैलकुलेट करोगे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ये तुम्हें क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके तुम निकालोगे, ये 0.99 0.001 ऐसा करके तुमने सॉल्व कर लिया। आई होप तुम्हें फॉर्मूला पता चल गया होगा एंड स्टेटमेंट्स भी पता चल गई होगी, एंड बाकी तो तुमने ये पढ़ा ही हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें ज्यादा डिटेल में नहीं करवाया। अब आते हैं मार्कोव चेन। तो ये मार्कोव चेन एक मॉडल है जहां पर अगेन हम ट्रांजिशंस की बात करते हैं, कुछ डिटेल्स होंगी कुछ निकालनी होंगी। ठीक है, ये कुछ ट्रांजिशंस वाली चीज हमने अभी भी पहले भी पढ़ी थी, जिसमें हमें पॉपुलेशन दिया होता था, रेट बताया जाता था। सो ये एक मॉडल होता है जिसकी हेल्प से हम ट्रांजिशंस का पता लगाते हैं बिटवीन द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। मार्कोव चेन में ये जो मार्कोव चेन है, ये एक मार्कोव अलग वो चीज होती है, ये मार्कोव चेन है, ये मॉडल है ट्रांजिशंस के लिए। यहाँ पर क्या क्या जरूरत है, स्टेट्स, उनके ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज एंड मैट्रिसेस, ये हमें दिया होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल
कहाँ पर मतलब मार्कोव चेन कैसे यूज होता है, कैसे बनता है। सपोज मेरे को दो स्टेट्स दे दी कि एक तो है सनी स्टेट और एक है रेनी स्टेट, ऐसे करके मुझे दो ट्रांजिशन स्टेट्स बता दिया। अब मेरे को बोला गया है कि अगर मतलब यहाँ पर दो तीन कंडीशन दे दी कि अगर सनी है आज तो प्रोबेबिलिटी कि कल भी सनी होगा इसकी 0.08 है, सॉरी 0.8 है, और कल रेनी होगा इसकी 0.2 है। और अगर आज रेनी है तो प्रोबेबिलिटी कि कल सनी होगा इसकी 0.4 है, एंड प्रोबेबिलिटी कि कल रेनी होगा इसकी 0.6 है। तो अगर मैं मार्कोव की बात करूं और ऐसा मुझे डेटा है और मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं कैसे एक ट्रांजिशन टेबल बना सकती हूँ। देखो मुझे यहाँ पर सबकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। किसकी प्रोबेबिलिटी कि अगर आज सनी है, यहाँ पर देखो इसको ऐसे सॉल्व करो। तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले तुम्हें क्या दे रखा है, इसको इस तरीके से बनाऊंगी। प्रोबेबिलिटी कि आज सनी है तो कल भी सनी होगा, है ना। फिर यहाँ लिख दो प्रोबेबिलिटी कि आज रेनी है सनी है तो कल रेनी होगा। तुम इस तरीके से इन टेबल्स को बनाते हो। चेन, ये एक चेन जैसी बन रही है ना कि आज ये हो रहा है तो कल ये होगा। चेन जैसी बन रही है कि आज सनी है तो कल ये होगा, तो इसको हम मार्कोव चेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ऐसे ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना दी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आज सनी है तो कल भी सनी होगा। सो इफ इट इज सनी टुडे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी सनी टुमारो क्या थी, 0.8, तो इधर लिख दिया 0.8। तो इस तरीके से हमारा मार्कोव चेन मॉडल वर्क करता है, जहां पर हम चेन्स के थ्रू ट्रांजिशन मैट्रिक्स का यूज करके चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो इनिशियल स्टेट हम लेके चलेंगे 1 और 0। अब देखो इसको क्या होता है, इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं। मानो यहाँ पर हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स में सबकी प्रोबेबिलिटीज देख ली। अब इनिशियली मुझे ये पता है कि आज मानो सनी डे है, तो आज मैं डाल देती हूँ 1। लेकिन प्रोबेबिलिटी कि कल सनी डे होगा या रेनी डे होगा वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इसकी इनिशियल स्टेट कर देंगे 1 0। क्या कर देंगे, 1 0। अब मानो मुझे क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी मेरे को बताओ कि डे 2 पे सनी डे भी है, और मतलब अगर डे 1 पे सनी डे है तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि डे 2 पे रेनी होगा। मैं ये जो मार्कोव चेन होता है इसकी हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो सबकी एक्चुअल वैसी वाली प्रोबेबिलिटीज निकाल दी, ट्रांजिशंस वाली एक्यूरेट नहीं पता, ट्रांजिशंस वाली निकाल दी। फिर एक इनिशियल स्टेट बनाया एंड उस इनिशियल स्टेट से अपनी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 4 प्रोबेबिलिटीज है, हमें तो इसकी चाहिए कि आज सनी है तो कल रेनी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई। सो अगर सनी होने की तो हमने इसको इंटू 1 0 से मल्टीप्लाई करा। 1 0 क्यों, क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेट है। सनी है आज, ये तो कंफर्म है। अब रेनी होगा या नहीं उसके तो कोई चांसेस नहीं है, पता नहीं है, तो वहां पर 0 लगाया हमने। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.8 0.4। इसका मतलब क्या हुआ कि डे 2 पे सनी होने की 0.8% प्रोबेबिलिटीज है और रेनी होने की 0.4% चांसेस है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 4% प्रोबेबिलिटी ऐसे चांसेस है। उसके बाद अगर डे 2 के बाद ट्रांजिशन देखो कि डे 2 के बाद क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो अगर डे 2 पे मतलब अब क्या हुआ, हमें ऐसा दे रखा था कि अगर आज सनी है तो कल रेनी होने के ये चांसेस होंगे। तो मान लो मैं डे 1 पे इनिशियली मान लेती हूँ कि आज सनी है और रेनी होने के 0% चांसेस है। अब डे 2 पे क्या क्या डेटा होगा ये कैसे निकालूंगी, फिर डे 2 की मदद से डे 3 का डेटा निकालूंगी कि अगर अच्छा मैंने निकाल लिया कि डे 2 पे मानो सनी होने के चांसेस थे और रेनी होने के बहुत कम चांसेस थे, तो डे 3 पे कैसा डेटा निकलेगा। तो एक चेंज जैसी बन है, इनिशियल डेटा पता होने के बाद नेक्स्ट वाला डेटा निकालते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन करा डे 1 के लिए, फिर हम ट्रांजिशन करेंगे डे 2 के लिए। डे 2 के लिए ट्रांजिशन करेंगे कैसे, जो अब हमें प्रोबेबिलिटी गिवन थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, हमारी जो मेन हमने निकाली थी कैलकुलेशंस के बाद। ओके, जो मेन हमने ट्रांजिशन मॉडल से बनाई थी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ S/S, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम हर डे का बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे डे 3 का मिल गया जब मल्टीप्लाई करा, तो सो डे 3 का टेबल मुझे मिल गया। ठीक है, यहाँ से मुझे डे 3 का पता चल गया। क्या पता चला कि डे 3 में अगर मैं पूछूं तो डे 3 में कितने चांसेस है रेन सनी के, सनी होने के 0.72 चांसेस है और रेन होने के 0.56% या फिर 56 एज अ परसेंट चांसेस है। समझ आया, ये मार्कोव चेन मॉडल था। एक बार देख लेना, नोट्स लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो डोंट बी वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट द नोट्स एंड
मत होना स्ट्रेस, बस तुम देखते रहो, तुम्हें समझ आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस, ये इन्फेरेंसेस वगैरह क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारा कवर हो चुका है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने ऑलरेडी तुम्हें मीन पढ़ा दिया है, वेरिएंस पढ़ा दिया है, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस वाले टॉपिक्स, ये सारा मैंने ना ऑलरेडी तुम लोगों को कवर करवा दिया है। सो तुम जाके देख सकते हो। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी मैंने तुम्हें सारे तरह के टेस्ट करवा दिया। एंड वो इसी प्लेलिस्ट में, मैं प्लेलिस्ट का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, देख लेना। ये मीन, मोड, मीडियन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह ये सब कुछ कवर है। वन सैंपल टी टेस्ट एंड ये टू टेल टेस्ट, ये सब करवा दिया है। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि ये टर्म ना तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है। सो ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। इनका यूज करके हम डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मॉडल्स का यूज करके डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। यहाँ पर हम टेक्निक्स का यूज करते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स, जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस हो गई, ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज हो गई। ठीक है, ये सारे टेक्निक्स का यूज करके डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स हमने तो पहले भी बताया था, मैंने बताया होगा तुम्हें वीडियोस में कि स्टैटिस्टिक्स दो तरह की होती है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, जिनको हम सेंट्रल टेंडेंसीज बोलते हैं, और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, देखो रिग्रेशन एनालिसिस पूरा टर्म तुम्हारा आगे आएगा, जहाँ पर तुम लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, एंड अलग अलग तरीके रिग्रेशंस के बारे में पढ़ोगे। बट रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है कि तुम्हें वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताना है, तो दिस इज नोन एज रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, जहां पर हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन अंडरस्टैंड करना है। अभी के लिए बस इतना समझो, रिग्रेशन आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद रिग्रेशन अलग अलग होते हैं, लीनियर रिग्रेशंस हुए, है ना, उस मल्टीपल रिग्रेशंस हुए, और ये सारा क्या है, ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के तरीके होते हैं। रिग्रेशन एनालाइज करना, टाइम सीरीज एनालिसिस, जहां पर हम टाइम के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं कि कितना वो ग्रो करेगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। हम पैटर्न्स देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं। सो दिस इज नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर प्रोडक्ट करना, तो इसको हम फोरकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्मूथिंग ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह आती हैं। उसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग हमने आगे देखेंगे हम, वो भी ऑप्टिमल वैल्यूज निकालने के लिए होता है, ये सारी चीज होती है। तो ये सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के तरीके हैं। ठीक है, इंटीजर प्रोग्रामिंग, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर रिस्क एनालिसिस करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर रहे हैं कि कितना पोटेंशियल रिस्क हो सकता है। जैसे अगर मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो उसमें कितना रिस्क हो सकता है मेरे इन्वेस्ट करने पे। होता है ना, अगर तुम स्टॉक मार्केट में, मानो तुम्हें किसी स्टॉक मार्केट के अंदर किसी चीज में पैसा डालना है, तो तुम पहले उसकी थोड़ी स्टडी करोगे कि मार्केट, तुम ट्रेंड्स देखोगे, राइट, तुम देखोगे कि ये इतना ग्रो कर रहा है, तो देर आर चांसेस, और तुम साथ में रिस्क भी एनालाइज करोगे कि इतने पैसे लगाऊंगा तो शायद कम लॉस हो मेरा और ज्यादा प्रॉफिट हो। सो इस तरीके से तुम करते हो, तो इनको हम रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट बोलते हैं, जो ये एंड ये भी हमें क्वांटिटेटिवली डेटा को इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है। ओके, एंड ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैंने तुम्हें बता ही दिया था क्या होता है, कंक्लूजन्स वगैरह देखता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अलग अलग टेस्ट होते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे सिलेबस में एक तो अनोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी। अभी तक मैंने तुम्हें जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट की भी दो कैटेगरीज करवा दी है। ठीक है, उसके बाद यही सारी चीजें हैं, स्टॉक मार्केट, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि तुम कुछ ऐसी चीज को सिलेक्ट करो जहां पर तुम्हें मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिल रहा है एंड तुम्हारा रिस्क कम हो रहा है। सो ये सारी चीजें थी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, इतना ही था। ठीक है, मैंने तुम्हारा यूनिट 1 यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जो भी टॉपिक्स थे, कुछ छूट गए हो या मैंने नहीं कवर करवाया हो, तो तुम मुझे कमेंट करके दोबारा इन्फॉर्म कर देना कि ये टॉपिक नहीं है। मैं तुम्हारी उससे पहले, एंड सबसे पहले उन टॉपिक्स की भी वीडियो बना दूंगी। बाकी अगर तुम एंड तक देख रहे हो, सो एंड तुम्हें पसंद भी आई है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड नोट्स का लिंक आई विल गिव इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन, तो तुम वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।